नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के एक एक ऐसे विवाद पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही दिमाग में 2G घोटाले की गूंज सुनाई देती है, तथाकथित 4G स्पेक्ट्रम घोटाला। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई 2G जैसा कोई खुला भ्रष्टाचार था या फिर ये बस एक बहुत ही स्मार्ट कानूनी दांवपेच का खेल था। आज की हमारी ये जो बातचीत है उसका मिशन इसी लाइन के दोनों तरफ देखना है, कहाँ कानून खत्म होता है और कहाँ नैतिकता पर सवाल उठने लगते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी या एक नीलामी की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे नियमों के दायरे में रहकर भी सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पूरे विवाद की जड़ वो 2010 में हुई एक नीलामी और उसके बाद की कुछ घटनाओं में है। घटनाओं ने एक तरह से रिलायंस जियो की नींव रखी और पूरे भारतीय टेलीकॉम सेक्टर का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए फिर सीधे 2010 में चलते हैं। उस वक्त देश में 3G नया नया था और दुनिया 4G की तरफ देख रही थी। भारत का दूरसंचार विभाग यानी डॉट वो 4G टेक्नोलॉजी के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रहा था। इसको तकनीकी भाषा में BWA मतलब ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस स्पेक्ट्रम कहा गया। हाँ, मतलब तेज वायरलेस इंटरनेट का हाईवे कह सकते हैं। और उस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ डेटा के लिए था। सोच ये थी कि कोई कंपनी आएगी, ये स्पेक्ट्रम खरीदेगी और लोगों को डोंगल या वाईफाई के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट देगी। उस वक्त फोन कॉल्स की बात इसमें शामिल ही नहीं थी। नीलामी हुई, देश की बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने हिस्सा लिया, लेकिन जब नतीजा आया तो सब हैरान रह गए। हैरान? क्यों? क्योंकि नीलामी जीतने वाली कंपनी का नाम शायद ही किसी ने सुना था। वो थी इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड या IBSPL। ये एक बहुत छोटी सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी। कारोबार भी कुछ ही शहरों तक सीमित था। एक मिनट, इन्फोटेल ब्रॉडबैंड, ये नाम तो मैंने भी कभी नहीं सुना। मतलब जहां एयरटेल, वोडाफोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां थीं, वहां एक गुमनाम सी कंपनी ने पूरे देश का 4G स्पेक्ट्रम जीत लिया। ये कैसे हुआ? उनके पास इतने पैसे कहां से आए? मैंने जो पढ़ा है उसके मुताबिक तो उनकी नेटवर्थ बोली की रकम के आसपास भी नहीं थी। यही वो पहला लाल झंडा था जिसने सबका ध्यान खींचा। आलोचकों और बाकी कंपनियों ने तुरंत सवाल उठाया कि जिस कंपनी की खुद की वित्तीय हैसियत आप समझिए कुछ 100 करोड़ की हो, वो 12,847 करोड़ रुपए की बोली कैसे लगा सकती है। ये तो ऐसा है कि कोई गली क्रिकेट का प्लेयर सीधे IPL फाइनल की बोली जीत ले। बिल्कुल। और फिर जो हुआ उसने इस शक को धीरे धीरे यकीन में बदलना शुरू कर दिया। क्या हुआ था? कुछ घंटों के अंदर ही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया था, है ना? ट्विस्ट नहीं कह सकते हैं, पूरी स्क्रिप्ट ही पलट गई। बोली जीतने के महज कुछ ही घंटों के भीतर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज LTD यानी RIL ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड यानी IBSPL में 95% हिस्सेदारी खरीद ली। कुछ ही घंटों के भीतर। ये तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है। मतलब किसी ने बस सीट गरम करके रखी थी किसी और के लिए। सीट गरम करना, इसे कहने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हाँ। आलोचकों ने इसे और भी गंभीर शब्द दिया, फ्रंट कंपनी। आरोप ये लगा कि IBSPL सिर्फ एक मुखौटा थी, एक प्रॉक्सी, जिसे सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के लिए बोली जीतने के मैदान में उतारा गया था। तो इस तरह जो काम RIL सीधे तौर पर शायद नहीं कर पाती, वो एक छोटी कंपनी के जरिए कर लिया गया। और देश भर का 4G स्पेक्ट्रम अप्रत्यक्ष रूप से RIL की झोली में आ गया। और यही कंपनी आगे चल के रिलायंस जियो बनी। बिल्कुल। ठीक है, तो नीलामी में ही झोल के आरोप लगने लगे। पर असली खेल तो मेरे ख्याल से इसके बाद शुरू हुआ है ना, जब लाइसेंस की शर्तों की बात आई। ये तो सिर्फ विवाद का पहला हिस्सा था। बिल्कुल। अगर नीलामी एक चिंगारी थी, तो लाइसेंस की शर्तों में हुआ बदलाव वो एक धमाका था। उसने पूरे विवाद को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। जैसा आपने बताया, ये BWS स्पेक्ट्रम शुरू में सिर्फ डेटा के लिए था, मतलब हाई स्पीड इंटरनेट। आप वीडियो देख सकते थे, डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन इससे फोन पर हेलो नहीं बोल सकते थे। वॉइस कॉल्स की इजाजत नहीं थी। सही कहा। और उस समय की जो बड़ी कंपनियां थीं, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, उन्होंने वॉइस कॉल वाले लाइसेंस के लिए सरकार को हजारों करोड़ों रुपए चुकाए थे। वो उनका मुख्य बिजनेस था। अब सोचिए, अचानक सरकार नियमों में एक छोटा सा बदलाव करती है और इन्फोटेल, जो अब जियो बन चुकी थी, उसे इजाजत दे लेती है कि वो अपने डेटा ओनली लाइसेंस को एक मामूली सी फीस चुकाकर
यूनिफाइड लाइसेंस में बदल सकती है। यूनिफाइड लाइसेंस मतलब वॉइस प्लस डेटा। तो इसका जियो के लिए क्या फायदा हुआ? यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये है कि इस एक बदलाव ने जियो को रातों रात बाजार के बाकी सभी खिलाड़ियों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें अब न सिर्फ डेटा बल्कि वॉइस कॉल की सुविधा देने की भी अनुमति मिल गई, और ये उन्हें एक ऐसी नीलामी के जरिए मिला जो सिर्फ डेटा के लिए थी, और इसीलिए शायद उसमें उतनी प्रतिस्पर्धा भी नहीं थी जितनी एक फुल सर्विस मोबाइल लाइसेंस के लिए होती। पर एक मिनट, क्या इसे अनुचित लाभ कहना ठीक है या फिर ये बस एक स्मार्ट बिजनेस मूव था? मतलब अगर नियमों में कोई लूप होल था या कोई रास्ता मौजूद था तो उसका फायदा उठाने में क्या गलत है? हर कंपनी तो यही करना चाहेगी। ये इस मामले का सबसे अहम सवाल है। कानूनी तौर पर सरकार ने कहा कि ये पॉलिसी सबके लिए थी, कोई भी डेटा लाइसेंस होल्डर फीस देकर अपग्रेड कर सकता था। लेकिन आलोचकों का तर्क ये था कि उस वक्त देशव्यापी BVOA स्पेक्ट्रम सिर्फ और सिर्फ इन्फोटेल के पास था। तो कहने को तो ये पॉलिसी सबके लिए थी, लेकिन असल में इसका फायदा सिर्फ एक ही कंपनी को मिल रहा था। समझ गया। इसे ऐसे समझिए कि आपने सिर्फ एक प्लॉट खरीदने के लिए पैसे दिए थे जिस पर आप एक छोटा गोदाम बना सकते हैं, और फिर अचानक सरकार कहती है अरे नहीं, आप इस पर 20 मंजिला लग्जरी अपार्टमेंट बना सकते हैं, बस एक छोटी सी प्रोसेसिंग फीस दे दीजिए। जाहिर है उस जमीन की कीमत रातों रात आसमान छू जाएगी। जियो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। और इसी अनुचित लाभ के आरोप को हवा दी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट ने। जब CAG ने इस पूरे मामले की जांच की तो उनकी जो शुरुआती ड्राफ्ट रिपोर्ट थी उसमें कई गंभीर सवाल उठाए गए। और CAG ने एक आंकड़ा भी दिया था जिसने मतलब आग में घी का काम किया। बिल्कुल। CAG ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में अनुमान लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया से यानी लाइसेंस को अपग्रेड करने की अनुमति देने से सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ और एक कंपनी को 22,848 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचा। ये आंकड़ा बहुत बड़ा था। 22,848 करोड़ रुपए। ये वो नंबर है जो हेडलाइन बनता है, जो लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। इसी के बाद शायद लोगों ने इसकी तुलना 2G घोटाले से करनी शुरू कर दी होगी और 4G घोटाला शब्द मीडिया में तैरने लगा। ठीक यहीं से वो आंकड़ा, चाहे वो अंतिम हो या ना हो, उसने एक धारणा बना दी कि यहां भी कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। तो अब तक की कहानी ये है, एक संदिग्ध नीलामी, एक लाइसेंस में बड़ा बदलाव और हजारों करोड़ के अनुचित लाभ का आरोप। इसके बाद तो मामला जरूर अदालत की दहलीज तक पहुंचा होगा। यकीनन। जब CAG की रिपोर्ट और ये सारे आरोप मीडिया में आए तो राजनीतिक माहौल गर्मा गया। आम आदमी पार्टी जैसी संस्थाओं और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसकी CBI जांच की मांग की। एक जनहित याचिका यानी PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? क्योंकि 2G मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने ही सारे लाइसेंस रद्द कर दिए थे। क्या यहां भी वैसा ही कुछ देखने को मिला? नहीं, यहीं पर कहानी ने वो मोड़ लिया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। 2016 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। खारिज कर दिया मतलब डिसमिस। उस याचिका में मांग क्या थी? याचिका में मुख्य रूप से 2 मांगें थीं। पहली कि इस 4G स्पेक्ट्रम आवंटन को अवैध घोषित करके रद्द किया जाए, और दूसरी कि इस पूरे मामले की CBI से निष्पक्ष जांच करवाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उन्हें इस आवंटन की प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं मिली। एक मिनट, कोई अनियमितता नहीं मिली? मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया कि नीलामी में कुछ गलत नहीं हुआ, लाइसेंस बदलना भी ठीक था, सब कुछ नियमों के मुताबिक था? कानूनी तौर पे हाँ। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल बुक को देखा और पाया कि जो भी कदम उठाए गए उनके लिए कोई न कोई नियम या सरकारी पॉलिसी मौजूद थी। अदालत ने प्रक्रिया पर फोकस किया, न कि उस प्रक्रिया के नतीजे पर। इस फैसले के बाद ये मामला कानूनी रूप से बंद हो गया। किसी भी जांच एजेंसी या अदालत ने इसे आधिकारिक तौर पर घोटाला नहीं माना। तो यहीं पर 2 अलग-अलग कहानी बन गई। एक कानून की किताबों वाली कहानी जो कहती थी सब ठीक है, और दूसरी आम लोगों के मन वाली कहानी जिसमें दाल में कुछ काला जरूर था। बिल्कुल। और यहीं से आपका वो शुरुआती सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि ये घोटाला था या स्मार्ट बिजनेस। कानून की नज़र में ये स्मार्ट बिजनेस था, आलोचकों की नज़र में ये एक घोटाला था जिसे कानूनी जामा पहना दिया गया। यही मेरा अगला सवाल था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया
तो आज भी इतने सालों बाद भी हम और आप इस पर बात क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग इसे घोटाला क्यों कहते हैं? ये विवाद आज भी जिंदा क्यों है? यह इस मामले का सबसे पेचीदा पहलू है और इसके पीछे आलोचकों के 3 मुख्य तर्क हैं जो कानूनी फैसले के बाद भी कायम हैं। क्या है वो तर्क? पहला और सबसे बड़ा तर्क है पारदर्शिता और नैतिकता का। वो मानते हैं कि भले ही कानूनी तौर पर कोई नियम न टूटा हो, लेकिन पूरी प्रक्रिया, जिस तरह एक छोटी कंपनी बोली जीतती है, रातों रात बिक जाती है और फिर लाइसेंस की शर्तें बदल जाती हैं, ये स्मेल टेस्ट पास नहीं करती। इसमें ईमानदारी और पारदर्शिता की कमी साफ दिखती है। मतलब लेटर ऑफ द लॉ का पालन हुआ हो पर स्पिरिट ऑफ द लॉ का नहीं। नियमों को तोड़ा नहीं गया, बस उन्हें मरोड़ कर अपने मतलब का बना लिया गया। बिल्कुल सही शब्द। दूसरा तर्क है सरकारी खजाने को हुए नुकसान का। आलोचकों का कहना है कि इस पूरी प्रणाली का इस्तेमाल एक बड़ी कंपनी को पिछले दरवाजे से बहुत कम कीमत पर देशव्यापी 4G स्पेक्ट्रम दिलाने के लिए किया गया। अगर शुरू से ही वॉइस प्लस डेटा लाइसेंस के लिए एक खुली और पारदर्शी नीलामी होती तो सरकार को कहीं ज्यादा राजस्व मिलता। उनका आरोप है कि इससे जनता के पैसे का नुकसान हुआ। और तीसरा तर्क क्या है? तीसरा तर्क थोड़ा राजनीतिक है लेकिन अहम है। कुछ लोगों का आरोप है कि मीडिया, बड़े कारोबारी घरानों के प्रभाव और सत्ता में बैठे लोगों के कारण इस मामले को कभी वो तवज्जो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। इसे एक तरह से कालीन के नीचे दबा दिया गया, जबकि 2G मामले में माहौल बिल्कुल अलग था। वहां एक जबरदस्त राजनीतिक और मीडिया ट्रायल हुआ था। सही। तो इन्हीं सब वजहों से कानूनी क्लीन चिट के बावजूद प्रक्रिया की नैतिकता, पारदर्शिता और नियत पर सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। सही कहा। यही वजह है कि कानूनी रूप से मामला बंद होने के बाद भी सार्वजनिक विमर्श में ये मामला एक विवाद या कुछ लोगों की नज़र में एक घोटाला बना हुआ है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो सार यही है कि हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर है जिसमें सब कुछ ग्रे है। एक छोटी कंपनी द्वारा जीती गई एक बड़ी नीलामी, कुछ ही घंटों में हुई एक हैरान करने वाली बिक्री, डेटा से वॉइस प्लस डेटा में बदला गया एक गेम चेंजिंग लाइसेंस और अंत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को खारिज किया जाना। बिल्कुल। तो निष्कर्ष ये है कि कानूनी रूप से इसे कभी घोटाला साबित नहीं किया जा सका। ये एक ऐसा केस स्टडी है जो दिखाता है कि कैसे नियमों के भीतर रहकर भी ऐसे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं जिन पर नैतिक सवाल खड़े हों। ठीक है, तो ये स्पष्ट है कि मामला काले और सफेद जैसा सीधा नहीं है। यहाँ कानून की अपनी परिभाषा है और नैतिकता की अपनी। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। ये पूरा मामला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। किसी प्रक्रिया के कानूनी रूप से सही होने और जनता की नज़र में नैतिक और पारदर्शी होने के बीच क्या अंतर है? दिलचस्प सवाल है। और जब इन दोनों में टकराव हो, यानी कोई चीज़ कानूनी तौर पर तो सही हो लेकिन नैतिक रूप से उस पर गहरे सवाल उठ रहे हों, तो एक लोकतंत्र में किसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए? कानून की तकनीकी बारीकियों को, जो शायद कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई हो, या फिर सार्वजनिक पारदर्शिता और नैतिकता के उस बड़े सिद्धांत को जिस पर लोगों का भरोसा टिका होता है? इस पर सोचना जरूरी है।